मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी के इम्तिहान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेमोरी में बिट्स का समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशंस और अ डेटा ऑफ अ सम टाइप इज़ नोन एज। देखिए, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। इस 0 और 1 को हम बिट कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक अक्षर को सेव करना चाहते हैं तो इस अक्षर को सेव करने के लिए एटलीस्ट आपको 8 बिट की आवश्यकता होती है। इसी 8 बिट के समूह को हम एक बाइट से प्रदर्शित करते हैं, इसको बाइट के नाम से जानते हैं। तो इन दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंफॉर्मेशंस इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी सूचना डैश 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 के द्वारा संग्रहित की जाती है। विकल्प है यूजर, प्रोग्रामर, मैन्युफैक्चरर या इंजीनियर। इसमें यह कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जिसको हम जानते हैं शॉर्ट में रोम के नाम से, रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी में किस प्रकार का डेटा स्टोर होता है, इसमें कौन डेटा को स्टोर करता है। तो देखिए, इस प्रकार की मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मैन्युफैक्चरर होता है, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें परमानेंटली इस मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। रोम नाम की जो मेमोरी है वह प्राइमरी मेमोरी का टाइप है और इसका जो नेचर होता है वह नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब इसमें जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया जाता है तो पावर रहे या पावर ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका डेटा इरेज नहीं होने वाला होता है। जबकि रैम की मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। रैम का मेमोरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, पावर जाने के बाद उसका डेटा मिट जाता है। तो कहना ये था कि रोम की मेमोरी में किस प्रकार का यानी डेटा कौन स्टोर करता है, तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं आपके कंप्यूटर के वो सारे डेटा इसमें स्टोर करते हैं। स्पेशली हम बात करें इसमें तो बायोस का प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रोग्राम रोम की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा डॉट डॉट का एक उदाहरण है। डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड अ माउस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इनपुट या डायरेक्ट इनपुट या इंस्ट्रक्शंस या कमांड। तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट इनपुट के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, कंप्यूटर में कई तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस करने वाली। तो उसमें से एक डिवाइस है इनपुट। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड आता है, माउस आता है। इनसे आप प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं, डेटा को एंटर कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोबाइट में कितने होते हैं बाइट्स। तो ये आपके ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो 1024 बाइट होता है। देखिए, 8 बिट से 1 बाइट बनता है, 1 बाइट बनता है। और 1 किलोबाइट से, जिसको शॉर्ट में केबी से लिखा जाता है, 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है और 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होता है। एक और बात जानते रहिएगा, अगर हम इस बिट को यानी 8 बिट को आधा कर दें, 4 बिट कर दें, तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। निबल, एक निबल होता है, निबल। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, यानी स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सेल, रोज, कॉलम या ब्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलम। देखिए, ये आपका स्प्रेडशीट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क को पढ़ना होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में
ये ABCD जो होता है वह कॉलम को प्रदर्शित करता है, जबकि 1 2 3 4 जो होता है वह रो को दर्शाने का काम करता है। बाकी इसको सेल बोलते हैं। सेल रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। तो ABCD को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम के माध्यम से, और रो जो होता है उसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5 से। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कॉलम। अगला क्वेश्चन भी स्प्रेडशीट से ही है। स्प्रेडशीट डैश डैश नहीं कर सकता। स्प्रेडशीट कैन नॉट डू। स्प्रेडशीट क्या नहीं कर सकता है? ऑप्शन है डू कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ्स, प्लॉट चार्ट। तो देखिए आपका जो स्प्रेडशीट है वो गणना के कार्य के लिए ही यूज किया जाता है। हाँ, इसके थ्रू आप थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं वो है ग्राफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे स्प्रेडशीट का काम अगर आप समझना चाहें तो इसको 3 अक्षरों से समझ लें। कैब। सी मतलब कैलकुलेशन करना, एम का मतलब होता है एनालाइज करना, और वी फॉर उसका होता है विजुलाइज करना, यानी गणना करो और फिर विश्लेषण करिए और उसका फिर चार्ट वगैरह आप ड्राफ्ट कर लीजिए। ये सारा काम स्प्रेडशीट के माध्यम से करते हैं। इसके एग्जाम्पल में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। एक्सेल। और ओपन सोर्स में यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का नाम पता होना चाहिए। आपके CCC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पर करनी होगी प्रैक्टिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू कंपोज द एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेजों को बनाने और उसे एडिट करने के लिए अलाउड करता है। तो देखिए अभी आपने देखा स्प्रेडशीट्स का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ईमेल से हम मैसेज भेजते हैं और ब्राउज़र का काम होता है आपके वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है वर्ड प्रोसेसर। फेमस वर्ड प्रोसेसरों में आपको पता होना चाहिए MS वर्ड का नाम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और आपके ओपन सोर्स के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर आता है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ईमेल यूटिलिटी। तो देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ईमेल यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए ये वर्ड जो है ना, MS वर्ड, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इससे दस्तावेज बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस का काम करते हैं। एक्सेल से गणना से संबंधित काम करते हैं। एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसके थ्रू हम ईमेल भेजने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ODT का पूरा नाम क्या है? आपके 4 विकल्प, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, ओपन राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, या ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशंस, या एनोटेशंस। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ट्रांजिशन। जब आप इम्प्रेस में जाते हैं और कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइडों पर भी इफेक्ट लगाया जाता है। स्लाइडों पर इफेक्ट जो लगाया जाता है उसको हम स्लाइड ट्रांजिशंस के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो, लगा सकते हो स्लाइड ट्रांजिशंस के ऑप्शंस के द्वारा। ये स्लाइड मेनू में मिलता है, स्लाइड ट्रांजिशंस। और दूसरा ऑप्शन जो है इसी का जो ये जो ऑप्शन अवेलेबल है वो भी मेनू में भी उपलब्ध है। एक बार और देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। DNS का काम क्या है? यानी DNS ट्रांसलेट क्या करता है? DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सर्वर भी होता है। तो ये करता क्या है, ये आपका जो डोमेन नेम होता है, जैसे डोमेन नेम का मतलब क्या हुआ कि आपने वेबसाइट पर देखा होगा www, कोई वेबसाइट खोला होगा तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता होगा gmind.in। तो ये जो पूरा नाम है ना, इसको डोमेन नेम कहते हैं। तो इस डोमेन नेम को बदल देता है इसके IP एड्रेस में, इसको IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है, या IP एड्रेस से फिर इसको डोमेन नेम में ट्रांसलेट करने का भी ये कार्य करता है। यानी दोनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं सही। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 12। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश डैश डैश
नामक टुकड़ों में टूट जाता है। वंस द ईमेल इज सेंड द मैसेज इज ब्रोकन इनटू द पीस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट्स या बाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है पैकेट्स। पैकेट्स के रूप में ईमेल को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वर्तमान तिथि और समय दोनों को यदि आप एंटर करना चाहें तो एक बार में, तो हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है नाउ। करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्प्रेडशीट खुला हुआ सामने और यहाँ लिखते हैं नाउ, एंटर करते हैं तो देखिएगा डेट और टाइम दोनों ही यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ टुडे नाम का फंक्शन यूज करते हैं तो जो हमारे सिस्टम का करंट डेट होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड। आप प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, साउंड क्लिप्स, मूवी क्लिप्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये भी और ये दोनों ही आप अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यूपीआई का सही फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का सही फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 16, स्लाइड ट्रांजिशंस क्या है। स्लाइड ट्रांजिशंस, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशंस के विकल्प हैं लेटर्स है, ओवरहेड है, एनिमेशंस है, विजुअल इफेक्ट्स है या विजुअल इफेक्ट्स इन स्लाइड शो है। तो देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन भी एक तरह का होता है एनिमेशन ही, पर यह स्लाइडों पर लगाया जाता है। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो देखिए, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है वह पोर्ट्रेट होता है। ओरिएंटेशन का मतलब हिंदी में उन्मुखीकरण होता है। तो पेज आपका ऐसे होगा, यानी कि लंबाई वाइज, या पेज को आप ऐसे घुमा दोगे तो ये हो जाएगा चौड़ाई वाइज। इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, इसको लैंडस्केप कहते हैं। जब आप राइटर का उपयोग करते हो तो आप फॉर्मेट मेनू में जाइएगा, आपको विकल्प मिलेगा पेज स्टाइल का। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये रहा ओरिएंटेशन और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पर सेट हुई है वो है कौन सी, पोर्ट्रेट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। डिजिटाइजर, माउस, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिजिटाइजर। ये आपका हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डायरेक्शनल डेटा कंप्यूटर में भेज पाते हैं उनको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन भी उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ईमेल का अर्थ है, ईमेल स्टैंड फॉर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का इन्वेंशन सन 1971 में हुआ था। इसको शुरू करने का काम रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। ये यूआरएल का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हो तो वेब पेज का अपना एड्रेस होता है। वेब पेज का अपना एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको भी आप यूआरएल कह सकते हो। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वह पोर्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन का रिपीटेशन है तो इसका तो आंसर आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 25, कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वल के बराबर से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। फंक्शन, फॉर्मूला, ग्राफ या चार्ट। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मूला। आप स्प्रेडशीट में जब आप काम करते हो, कोई भी नंबर आपको ऐड करनी होती है तो आप इक्वल का निशान लगाते हो, फिर इनके रेफरेंसेस को लेकर के ऑपरेटर का उपयोग करते हो, इसको आप जोड़ देने का काम करते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसे बोलते हैं फॉर्मूला। देखिए, फंक्शन इसलिए नहीं कहते क्योंकि फंक्शन जो होता है ना, ये बना बनाया है, और फंक्शन जो होता है इंसर्ट मेनू के फंक्शन ऑप्शंस पर आपको जाने पर ये फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ इसका पूरा विजार्ड है, बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं।
अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं। तो यहाँ से जाते हुए जो भी आप फंक्शन शुरू करोगे, जैसे कि मैं कुछ नंबर को जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सम फंक्शन, ये रहा सम। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहीं पे सारे के सारे आपको आर्गुमेंट अपने पास कर देने पड़ेंगे, तो इसमें इक्वल टू जैसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो उसको इक्वल निशान के साथ शुरू करते हो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी वस्तु अथवा सेवाओं को जब हम खरीदते और बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो देखिए इसमें कौन कौन से कॉमर्स हैं भाई, B2B होता है, B2C होता है, मोबाइल कॉमर्स, ये कॉमर्स नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है रिहर्सल। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यदि आप यूज करते हैं तो इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो के अंदर, इसका नाम है रिहर्सल टाइमिंग। इस वाले ऑप्शंस का जब आप उपयोग करेंगे तो किसी स्लाइड को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने में कितना टाइम लगता है उस टाइम को आप रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे। और जब आप इसको स्लाइड शो ऑप्शन पर जाएंगे तो इसको लूप के साथ अगर आप इसको लगा देते हैं तो जो टाइमिंग प्रत्येक स्लाइड के लिए सेट हुआ है उसी के हिसाब से ये पूरा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिहर्सल। क्वेश्चन नंबर 29, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशंस। तो विकल्प है आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंड नोट्स या फिर प्रिंट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑडियंस हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है कि जो आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड का प्रिंटेड वर्जन को हम कहते हैं हैंड आउट। आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मान लीजिए ये आपकी स्लाइड है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं हुआ, कुछ बना अगर होता तो आप फाइल मेनू पर जाते हो और यहाँ से जब आप प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिख करके आएगा। यहाँ पूछता है आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। यदि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसकी स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हो, उसके हैंडआउट्स को प्रिंट कर सकते हो, नोट्स को प्रिंट कर सकते हो या आउटलाइन को प्रिंट कर सकते हो। तो जब आप हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो एक ऑप्शन और भी यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रत्येक पेज पर यदि आप A4 साइज़ का पन्ना यूज कर रहे हो तो उस पर कितने छोटे छोटे इमेजेस स्लाइडर्स की प्रिंट बन करके आएँ या छप करके आएँ, तो उसको भी यहाँ से आप तय कर सकते हो। 1 2 3 4 6 9 जैसा भी रहेगा उसको यहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन है www.google.com किसका उदाहरण है। तो ये जो लिखा है ये एक URL लिखा है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए हम इस वाले ऑप्शंस को, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल की पोजीशन को लॉक करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे दिखाई पड़ता है। सपोज दैट आपको यहाँ पे ये 12 लिखा है, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए ये 2 नंबर हैं, आप इनको ऐड करते हो तो 12 को ऐड करने के लिए आपने A1 का सेल एड्रेस यूज किया और ये B1 हो गया। इस सेल एड्रेस को हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। तो रिलेटिव का फ़ायदा क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखते हो और फिर इसको आप जब ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाती है। देखिए मैं इसमें चाहता क्या हूँ कि ये 500 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि इस A1 + B1 के साथ ये 500 को भी ऐड कर दिया जाए। आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और फिर इधर कुछ वैल्यूज़ को और बढ़ा देते हैं और आप ये चाहते हो कि इसको नीचे फॉर्मूले को कॉपी कर दिया जाए। तो देखिएगा ये 500 इसमें नहीं ऐड हुआ, इसमें तो ऐड हुआ लेकिन इसमें ऐड नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा ये दोनों रेफरेंसेस यूज हुए हैं और ये भी यूज हुआ, लेकिन जैसे फॉर्मूला मैंने कॉपी किया आपको पता होगा ये रेफरेंस बदल गया और यहाँ से ये रेफरेंस खिसक के नीचे चला आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रिलेटिव रेफरेंस होता है अपनी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस को चेंज कर देता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको लॉक कर दिया जाए, ये जो 500 जहाँ लिखा है ये यहाँ से हटने ना पाए, मूव ना होने पाए। तो इसको
इसका जो रेफरेंस इसको बदलना पड़ता है, इसको बदलने के लिए आप F4 बटन को प्रेस करेंगे तो इससे ये रिलेटिव से बदल करके एब्सोल्यूट हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, इसको आप ड्रैग कर देंगे, देखिए सभी नंबरों में 500 जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का मैंने लिखा है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को चेंज करने के लिए कभी भी सपोज दैट कि अगर आपको इसका पूरा रेफरेंस ही चेंज करना है तो इसको बदलने के लिए आपके पास एक फंक्शन की होती है F4, आप इसको प्रेस करते हुए इसका रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अब ये जो पूरा फॉर्मूला हो गया ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाएगा। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यानी सेल की पोजीशन को लॉक कर देता है। अगर आप इस फॉर्मूले को लगा करके इसको ड्रैग करेंगे तो इन सारे मान एक जैसे आएंगे, बदलेंगे नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भीम क्या है? भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी है और ये एक यूपीआई बेस्ड सिस्टम है। ये एक ऐप है, भारत सरकार द्वारा भाई लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू हम पेमेंट कर पाते हैं, पैसा किसी को भेज पाते हैं। अगला क्वेश्चन, CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो देखिएगा ये CO तो एक लाइन में लिखा, ये नीचे की तरफ लिखा गया है, तो इसको कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट। इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपकी कोई रेगुलर लाइन है और आप इस पर लिखते हुए चल रहे हो तो इसकी रेगुलर लाइन से नीचे जा कर के कोई यदि अक्षर टाइप कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों होता है? वाई इज वन टाइम पासवर्ड इज द सेफ, इजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो देखिए वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित इसलिए होता है क्योंकि जितनी बार आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ये जो OTP आता है वो बार बार चेंज होकर के आता है, इस वजह से ये ज़्यादा सेफ होता है। ये एक तरह का डायनेमिक पासवर्ड होता है, हर बार बदल बदल करके आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक्टिव सेल M10 है और अगर आप एंटर की बटन दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए ये आपका एक्सेल है और आप इस समय मौजूद हैं M10 पर। ये है M10, यहाँ पर, यहाँ मौजूद है। एंटर की आप करेंगे तो आप डाउन साइड में जाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड जाएंगे, शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो लेफ्ट के साइड मूव करेंगे, और अगर आप एंटर के साथ शिफ्ट को भी प्रेस कर लें तब आप ऊपर के साइड में मूव करेंगे। तो ये नेविगेशन करने का तरीका होता है स्प्रेडशीट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो M11 में पहुंच जाऊंगा। M11 में याद रखिएगा, एंटर वाली बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो जिस भी सेल में आप मौजूद होंगे उसके नीचे वाली सेल में आ जाते हैं एंटर। और यही अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर वाली बटन प्रेस कर देंगे तो मान लीजिए कि आप यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ से शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया तो इसके ऊपर वाली सेल पर आप चले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बार आता रहता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ods होता है, .ods। ये है लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन। देखिए एस फॉर स्प्रेडशीट होता है, इससे याद रखिएगा। कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन ods होता है। ODT जो होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है और ODP जो होता है वो प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। तो तीनों बड़े ज़रूरी हैं, इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन, फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? जब आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हो तो सबसे ऊपर टाइटल बार नज़र आता है और आपने इस फाइल को बनाया और इसको कर दिया सेव। तो देखिए मैंने इसका नाम दे दिया है gmindtech। जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो जहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिख करके आ रहा था वो बदल जाएगा और इसका नाम आने लगेगा यहाँ पे फाइल का नाम जो मैंने रखा। तो इसलिए जो फाइल दिखाई पड़ती है वो टाइटल बार पर दिखाई पड़ती है। तो टाइटल बार हमारे किसी भी विंडो का सबसे पहला इंटरफेस होता है, सबसे ऊपर दिखाई देने वाला ये स्ट्रिप होती, पट्टी होती, जिस पर सॉफ्टवेयर का नाम होता है, फाइल का नाम होता है और साथ साथ विंडो को कंट्रोल करने वाली 3 बटनें क्लोज, मैक्सिमाइज, ऑब्लिक, रिस्टोर और मिनिमाइज मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप हेल्प टू अवेलेबल द सर्विसेज सच एज। कौन कौन सी सर्विसेज देती है? तो आयकर भरना, आधार और PF बनाना, गैस सिलेंडर बुक करना, सभी सर्विसेज मिलती है। देखिए उमंग ऐप है क्या? देखिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा उनके जो विभिन्न मंत्रालय या उनके जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे ऐप बनाते हैं। अब ये सारे ऐपों के नाम हमें याद रख पाना बड़ा मुश्किल है,
तो इसलिए एक ऐसा ऐप बनाया गया उमंग जिसके अंतर्गत ये सारे ऐप जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऐप जारी किए गए उन सभी को एक ही जगह ला करके रख दिया गया है। तो इससे हमें दूसरे ऐपों को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो चाहे वो इनकम टैक्स भरना हो, आधार या पीएफ बनाना हो, गैस सिलेंडर बुक करना होगा, इन सभी के ऐप एक ही जगह आपको मिल जाएगा उमंग ऐप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ बेटर रीडेबिलिटी इट इज प्रेफरेबल दैट बुलेट पॉइंट आर। बेहतर पाठनीयता के लिए बेहतर है कि आप बुलेट पॉइंट डैश डैश हो। लंबे वाक्य, टेक्स्ट का पेज, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य। देखिए इस पूरे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप अगर कोई दस्तावेज बना रहे हो और उस दस्तावेज में चाहते हो कि छोटे छोटे वाक्य लिखे जाए तो उनको हम लिखते हैं बुलेट पॉइंट्स में, ऐसे बुलेट पॉइंट करते हुए लिख देते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स, तो छोटे वाक्यों को लिखने के लिए हम बुलेट्स का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, ये राइटर है और राइटर में यदि आप कोई बुलेट पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप चले जाइए और ये बुलेट आ जाएगा, अपना जो भी मैटर हो उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो छोटे वाक्यों को लिखने के लिए हम बुलेट्स का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट फ्रेजेस और पार्शियल सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए दो तरह से सॉफ्टवेयर आते हैं, एक तो आता है क्लोज्ड सोर्स और एक आता है आपका ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। तो क्लोज सोर्स में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो कोडिंग होती है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होती है, उसको सिर्फ जो डेवलपर होते हैं वही लोग जानते हैं, बाकी लोग उसका यूज़ तो कर सकते हैं पर उसके कोड नहीं देख सकते हैं। तो इसमें उबंटू ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है, डुप्ले और लिनक्स ये सारे के सारे ओपन सोर्स के हैं। इसमें नहीं है पूछा गया है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ अ यूजर टू कॉपी अ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू अ कंप्यूटर? तो प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या स्पैमर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है, आपके पास कोई मान लीजिए अपनी फोटो है और आपको ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरना है तो आपको फोटो और सिग्नेचर आपने कर लिया, इसको सपोज दैट फोटो आपकी पास मौजूद है, ये दोनों सब फिजिकल फॉर्म में, तो एक स्कैनर डिवाइस है, इन सबको स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदल देगा, डिजिटल फॉर्मेट में बदल करके सिस्टम में सेव करा देगा। तो ये काम करता है कौन? स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 43, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है? वायरलेस, हार्ड ड्राइव, पीपल या फिर इंटरनेट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कमेंट को जोड़ने का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का जो विकल्प है वो मौजूद होता है इंसर्ट मेनू में। आपको दिखा भी देता हूं, इंसर्ट मेनू में आप जाइएगा और यहां से आपको मिल जाएगा कमेंट। इसका शॉर्टकट की भी बहुत बार पूछा गया, Ctrl+Alt+C होता है। आप किसी शब्द पर कोई रेफरेंस वगैरह लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वर्ड पर माउस का पॉइंटर को रखिएगा, इंसर्ट मेनू पर जाइएगा, क्लिक करिएगा और यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं, जो भी है इस चीज़ को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो ये हो जाता है कमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद अगला 45, लिब्रे ऑफिस टूल जो हमें डेटा स्रोत का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट को बनाने की अनुमति देता है, ... is a LibreOffice tool that allow us to produce the multiple document from the single document using a data source। तो विकल्प है इसमें स्प्रेडशीट, मेल एड्रेस, मेल मर्ज या माइक्रो। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज होता क्या है, इसमें एक आप मास्टर डॉक्यूमेंट बना ले, तो सपोज दैट कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है तो काउंसलिंग के लेटर का सारा मैटर तो कॉमन ही होगा, पर कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें बदल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का डेटा बना लेंगे, इन सब का डेटाबेस बनाएंगे और बाकी मैटर कॉमन रहेगा। तो एक मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और बाकी अलग अलग लोगों के लिए इसी डॉक्यूमेंट से ढेरों डॉक्यूमेंट डिफरेंट लोगों के लिए जनरेट कर देंगे। तो इसको कहते हैं मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। देखिए विकल्प हैं ब्राउजर, वेब व्यूअर और स्प्रेडशीट या राइटर। तो देखो इसका जो सही आंसर है, राइटर से आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, दस्तावेज बनाते हो, इससे गणना करने का काम करते हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब्राउजर। ब्राउजर मतलब जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को व्यू कर पाओ, वेब पेजेस को व्यू कर पाओ, जैसे कि गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सभी एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउजर का जिनके थ्रू आप वेबसाइटों को व्यू कर पाते हो, देख पाते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 47,
इसमें पूछ रहा हार्डवेयर एड्रेस डैश डैश के रूप में जाना जाता है, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी जानते हैं। देखिए एक बात समझिएगा कि जब आप नेटवर्किंग करते हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग की हम बात जब करते हैं, तो मान लीजिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजा जाएगा, तो एक तो इन सभी का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, जिसको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत जानते हो, ये आईपी एड्रेसेस होते हैं। इसके अलावा इस कंप्यूटर की भी अपनी भौतिक पहचान होती है, उसी एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखें। विंडो के साथ R हिट करिएगा और रन कमांड में टाइप करिएगा CMD, तो ये आपका DOS ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना पड़ेगा ipconfig/all लिख दीजिएगा। तो देखिए हमारे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए या कनेक्ट होने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो मैं वाईफाई से जुड़ सकता हूँ, दूसरा अपने ईथरनेट केबल के माध्यम से जुड़ सकता हूँ, तीसरा ब्लूटूथ के थ्रू जुड़ सकता हूँ। तो जितने भी हमारे पास मीडिया होंगे, माध्यम होंगे जिससे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, उन सबके अपने फिजिकल एड्रेस होंगे। इसी फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है, 12 डिजिट का होता है। जब आप इसको बिट में कन्वर्ट करते हो तो ये 48 बिट का बन जाता है। अगला क्वेश्चन, प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला मूल रूप से क्या है? स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है। सेल बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। इसका सही आंसर होता है फंक्शन। देखिए जब आप स्प्रेडशीट यूज करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है फॉर्मूला और एक होता है फंक्शन। सपोज दैट 500 का यदि आप 10% निकालना चाहते हो, 10% ज्ञात करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपरली इसका बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। आप इसको इनटू करेंगे और ये कर देंगे, तो ये बन गया फॉर्मूला। इक्वल निशान के साथ फॉर्मूले की शुरुआत होती है, और इसी में स्प्रेडशीट आपको बहुत सारे पहले से बने बनाए फॉर्मूले देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये सम होता है, सम आपको करना कुछ नहीं, बस सम को कॉल करनी है, अंदर आर्ग्यूमेंट पास करनी है, एंटर कर देंगे, जुड़ जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए ब्लॉगिंग का मतलब होता है, ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉगर। एक तरह की ये भी वेबसाइट ही होती है जिस पर हम अपने कोई भी जो आपके इंटरेस्ट से संबंधित हो, कोई स्टोरी है या फिर कोई पॉलिटिकल कोई इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल्स है जहाँ पर अपना ब्लॉग बना सकते हो और अपनी बातों को लिखते हुए लोगों तक पहुँचा सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्मों में ब्लॉगर आता है, टाइमपैड आता है, वर्डप्रेस आता है, नहीं आता है तो वो है पिंटरेस्ट। ये बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह है पिंटरेस्ट, इसके थ्रू भी आप अपने वीडियोस और इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं है? तो कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है? तो देखिए फेस पहचाना जा सकता है, चैटबॉट्स हो सकता है, और ये LIDR हो सकता है। नहीं होता है तो वो है DBMS, इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत डेटाओं का प्रबंधन किया जाता है। और हाँ, और इसके लिए अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भाषाएं पढ़नी पड़ती, लाइक SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। तो इसी के साथ ये आज का सेशन होता है ख़त्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।